नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बॉल सीक्रेट एजेंट राजन इकबाल सीरीज़ की पॉकेट बुक हत्या का रहस्य। इकबाल ने गधे की पूंछ उमेटी तो उसने ढेंचू ढेंचू चिल्लाते हुए दुलत्ती मार दी। खुद को बचाने के चक्कर में वह पीछे हटा तो ज़मीन पर कलाबाजी खा गया। राजन अखबार पढ़ रहा था। उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। शाम होते ही राजन लॉन में आकर बैठ गया। इकबाल के साथ उसने चाय पी, फिर अखबार पढ़ने लगा। इकबाल ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजन हूँ हाँ ही करता रहा। बोर होकर वह उठा और भिनभिनाता हुआ फाटक से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे एक गधा घास चरता दिखाई दिया। उसने राजन को बोर करने का निश्चय किया और कान पकड़कर गधे को अंदर खींच लाया। राजन ने नज़र उठाकर देखा, फिर अखबार पढ़ने लगा। तो गधे महाराज, हो जाए राग तोड़ा को मरोड़ा। कहने के साथ ही इकबाल ने ढैचू ढैचू की आवाज़ कंठ से निकाली। गधे ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर वह भी ढैचू ढैचू करने लगा। शाबाश, अब बताओ तुम्हारे बाल बच्चे और बीवी यानी गधी जी के क्या हाल हैं? उसने अपने कानों को हिला दिया। यानी ठीक ठाक हैं। राजन ने अब भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा तो इकबाल ने उसकी पूंछ पकड़कर मरोड़ दी। गधे की दुलत्ती से इकबाल बच गया, वरना काफ़ी चोट आती। इकबाल पास आया और उसका कान पकड़कर बोला, प्यारे, टांग उठाकर नहीं नाचते, दो टांगों पर नाचते हैं, इस तरह। इकबाल ने कहा और बेढंगे ढंग से हाथ पांव मारता हुआ नाचने लगा। उत्तर में गधा घास चरने लगा। तू गधा है, गधा ही रहेगा, इंसान कभी नहीं बन सकता है, इकबाल ने कहा और उचक कर उसकी पीठ पर बैठ गया और उसका कान उमेंट दिया। वह फाटक की तरफ लपका। उसी समय एक कार अंदर प्रविष्ट हुई और उसमें से एक सुंदर औरत उतरी, जिसने साधारण सी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। अरे बाप रे, इकबाल ने बौखलाए स्वर में कहा और गधे की पीठ से कूद गया, लेकिन बैलेंस सही न रख पाने के कारण जमीन पर लुढ़क गया। औरत के उदास होठों पर मीठी मुस्कान थहक गई। इकबाल झट से आकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो असभ्यता करने की प्रैक्टिस कर रहा था। औरत ने वहीं से पूछा, मुझे राजन से मिलना है। आ जाइए, राजन बोला। इकबाल से मिलने कोई लड़की नहीं आती। राजन में ना जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। शट अप। शोभा भाभी को आने दो, वह ऐसा शटअप कहेगी कि शटअप कहना भूल जाओगे। औरत समीप आ गई थी। बैठिए, राजन कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्या आप ही राजन हैं? लड़की ने बैठते हुए पूछा। जी हाँ, कहिए। आप सर श्यामलाल को तो जानते होंगे। जानता हूँ, वह मेरे पति थे, मैं उन्हीं की बात करने आई हूँ। कैसी बात? उनकी हत्या कर दी गई है। क्या? राजन के साथ इकबाल भी चौंका। वह भर्राए स्वर में बोली, किसी ने उनकी हत्या करके मुझे विधवा बना दिया। उसी समय सलमा की मोटरसाइकिल फाटक के अंदर आकर रुकी। इस समय उसने टाइट कमीज पैंट पहन रखी थी। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। फोन की घंटी बजती रिसीवर उठाकर वह बोला, इंस्पेक्टर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचिए। एक घबराया स्वर उभरा। यहाँ खून हो गया है। तुम कौन हो? मगई काका। किसका खून हुआ है? सर, श्यामलाल जी का, मेरे मालिक हैं। ध्यान रखना, लाश वाले कमरे के अंदर कोई ना जाने पाए, हम पहुंच रहे हैं, बलवीर ने कहा। फिर रिसीवर केडल पर रखा और मातहतों को बुलाकर आदेश देने लगा। सर श्यामलाल की कोठी का पता बलबीर को मालूम था। थोड़ी देर बाद वह फिंगरप्रिंट्स वालों को पहुंचने का आदेश देकर अपने मातहतों के साथ कोठी पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। जीप को ले जाकर उसने पोर्च में रोका। नौकर बरामदे में ही खड़ा था। बलबीर ने पूछा, हाँ, क्या तुम ही मगई का कहो? जी हाँ, मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया था।
मालिक की लाश उनके कमरे में मौजूद है, आइए मेरे साथ। वह बलबीर को सर श्यामलाल के बेडरूम में ले गया। आराम कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। बलबीर ने सामने की तरफ से जाकर देखा। श्यामलाल की आंखें बंद थीं, होठ खुले थे, सीना खून से लाल हो रहा था। कमरे में रखी अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। दाईं तरफ एक पलंग बिछा हुआ था जिसके पीछे लकड़ी का कबर्ड बना हुआ था। कबर्ड पर एक सुहागन औरत की तस्वीर लगी थी। बलबीर ने पूछा, मगई, यह तस्वीर किसकी है? यह मालकिन की है तस्वीर साहब, वह भर्राए स्वर में बोला। कहाँ है तुम्हारी मालकिन? वह तो क्लब या होटल गई हैं। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, शाम होते ही वे क्लब या होटल चली जाती हैं। यह तो रोज़ की बात है। वैसे अक्सर मालिक और मालकिन में लड़ाई होती रही है। मालकिन के जाते ही मालिक साहब पीने लगते हैं। कत्ल के समय तुम कहाँ थे? मालकिन शाम 5 बजे क्लब चली गई थी। घर का काम खत्म करके मैं 6 बजे घर चला गया था। जब 8:30 बजे वापस आया तो मालिक की लाश देखी, तब आपको फ़ोन कर दिया। तभी बलबीर की नज़र रिवॉल्वर पर गई, जहाँ एक रिवॉल्वर पड़ा था। रुमाल की सहायता से बलबीर ने रिवॉल्वर उठा लिया। साहब, मगई जल्दी से बोला, यह तो मालिक का रिवॉल्वर है। ओह। तभी बाहर खटखट की आवाज़ गूंजी। बलबीर समझ गया कि यह किसी औरत के सैंडलों की आवाज़ है। इसी के साथ बाहर से किसी औरत का स्वर उभरा, मगई, कहाँ हो तुम? पुलिस यहाँ क्यों आई है? मालकिन आ गई साहब। रिवॉल्वर जेब में रखकर बलबीर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी समय कीमती साड़ी पहने गीता अंदर प्रविष्ट हुई, जो सर श्यामलाल की पत्नी थी। चेहरे पर भरपूर मेकअप किया हुआ था। गीता को देखते ही मगई रोने लगा। क्या हुआ मगई काका, क्यों रो रहे हो? मालकिन, मालिक नहीं रहे। नहीं, गीता चीख उठी। सर श्यामलाल की किसी ने हत्या कर दी है, बलवीर उदास स्वर में बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मेरा सुहाग मुझसे नहीं छीन सकता, गीता ने भर रहे स्वर में कहा और लाश की तरफ दौड़ी। फिर लाश के कदमों में लिपटकर फफक फफक कर रोने लगी। बलवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर कोमल स्वर में बोला, आपके पति की मौत का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन कानून का रक्षक होने के कारण हमारे लिए कानूनी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। गीता ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया, फिर रोते हुए बोली, लेकिन इंस्पेक्टर, मेरे पति का कातिल कौन है? यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जिस कातिल ने मुझे विधवा बनाया है, अगर वह मुझे मिल गया तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगी, वह दांत पीसती हुई बोली। प्लीज़, आप दूसरे कमरे में बैठिए, वरना जांच में रुकावट आएगी, बलवीर ने कहा। फिर खुद उसे दूसरे कमरे में छोड़कर आया। बलवीर ने कार्रवाई पूरी करवाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, फिर दूसरे कमरे में आ गया। गीता सोफे पर बैठी सिसक रही थी। उसने कलाइयों से पहनी चूड़ियाँ तोड़ दी थी, बिंदी व मांग पोंछ दी थी। मगई फर्श पर बैठा रो रहा था। बलवीर ने पास ही बैठते हुए कहा, गीता जी, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी थी? मेरे ही सुहाग की बिंदिया उसे मिटानी थी, मेरी ही मांग पहुंचनी थी। इस जवानी में मुझे ही विधवा बनाना था। बलवीर कोई उत्तर नहीं दे सका। वह जानता था, जब कोई जवान औरत विधवा होती है तब वह सोचकर कितना दुखी होती है कि उसका पहाड़ जैसा जीवन कैसे कटेगा। एक मर्द के लिए औरत के बिना जीवन नीरस बेजान हो जाता है। उसी तरह औरत का जीवन मर्द के बिना नर्क जैसा नीरज व बेचैन हो जाता है। काफ़ी देर बाद बलवीर उसे रोते हुए देखता रहा। तब उसकी रुलाई थमी तो वह बोला, गीता जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपको किसी पर शक है? नहीं। श्याम जी की किसी से कोई दुश्मनी तो ज़रूर होगी।
बाहर के लोगों के लिए वे बहुत मीठे स्वभाव के थे, इसलिए उनकी किसी से दुश्मनी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपके उनसे कैसे संबंध थे? ठीक थे, यानी जैसे पति पत्नी में होने चाहिए। आपका उनसे झगड़ा भी होता था, यानी हमेशा आपसी मनमुटाव बना रहता था? यह आपको कैसे मालूम हुआ? समझ गई, मगई ने बताया होगा। मगई ने सर झुका लिया। यूं तो हर पति पत्नी में प्यार के साथ झगड़ा होता ही है। झगड़ा हम में भी होता था। झगड़े का कारण था हमारे विचार। वे पिछड़े विचारों के थे, जबकि मैं स्वतंत्रता के वातावरण में पली बड़ी थी, इसलिए मेरे विचार स्वतंत्र थे। वह मुझे अनपढ़ बीवी की तरह घर में बंद करके रखना चाहते थे, जबकि मैं क्लबों व होटलों के स्वस्थ व खुशहाल वातावरण में जीना पसंद करती हूँ। बस यही हमारे झगड़े का मुख्य कारण था। इसके बाद भी हम एक छत के नीचे रहते थे और अधिकतर समय घर के वातावरण में व्यतीत करते थे। तब सोच कर बताइए, कभी आप से उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया था जिससे वे खतरा महसूस करते हों? नहीं। बलबीर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पूछा, आज आप शाम को घर से बाहर कितने बजे गई थी? 5 बजे के लगभग गई थी। उसी समय मेरे पति ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। और मगई, तुम घर से कितने बजे गए थे? लगभग 6 बजे। तुम्हारे मालकिन व तुम्हारे जाने के बीच श्यामलाल जी का कोई मिलने वाला यहाँ आया था? जी हाँ, अमरीश साहब आए थे। यह अमरीश साहब कौन है? बलबीर ने उत्सुक स्वर में पूछा। अमरीश साहब मालिक के गहरे दोस्तों में से थे। कुछ ही देर बाद दोनों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़ रहे हों। मालिक कह रहे थे, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें मेरा जो करना है कर लेना। फिर काम करने के बाद मैं उनसे इजाज़त लेने गया। उन्होंने घर जाने की इजाज़त दे दी। जब तुम श्याम जी के कमरे में गए तो वे क्या कर रहे थे? उस समय अमरीश जी जा चुके थे और मालिक गुस्से से तिलमिला रहे थे। उस समय भी कमरे में रखी अलमारी का सामान इसी तरह बिखरा हुआ था? नहीं साहब, उस समय अलमारी बंद थी। अंदर बाहर का सारा सामान करीने से रखा था। बलबीर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पूछा, गीता जी, आप तो अमरीश बजाज को जानती होंगी? जी हाँ, वह मुझे भाभी कहता है। मुझे उसका पता बता दीजिए। गीता ने पता बताया, जिसे बलबीर ने नोट कर लिया। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। बलबीर के जाने के बाद गीता सोचने लगी, हत्यारे का पता लगाना पुलिस वालों के बस का नहीं। राजन इकबाल से सहायता लेनी होगी। उसने कल उनके पास जाने का निश्चय किया। सलमा जब करीब आई तो इकबाल बोला, चलो जी, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। क्यों? सलमा ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। राजन का गधा भाग गया है। बेचारा गधे की तरह बहुत उदास है। ढूंढ कर ला दो ना। सलमा ने गीता की तरफ देखा, फिर बोली, कोई बैठा हुआ है, कुछ तो शर्म करो। इकबाल ने देखा राजन उसे घूर रहा है। उसने झट मासूम सी शक्ल बना ली। औरत खामोशी से बारी बारी उन्हें घूर रही थी। हाँ, तो क्या नाम बताया आपने अपना? राजन ने पूछा। गीता। आपके पति श्यामलाल जी की आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री थी? जी हाँ। लेकिन उनकी हत्या कैसे हुई? जांच के दौरान इंस्पेक्टर बलबीर ने कहा था उनकी हत्या की गई है, लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। क्या मतलब? लाश के पास जो रिवॉल्वर पाया गया है उस पर मेरे पति की उंगलियों के निशान है। तो फिर इस केस में हम क्या कर सकते हैं? मुझे विश्वास है वे आत्महत्या नहीं कर सकते। वह मजबूत दिल के आदमी थे। किसी भी मुसीबत का सामना करने की उनमें हिम्मत थी। मुझसे ज़रूर कभी कभी झगड़ा हो जाता था, लेकिन यह आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं। आपने इंस्पेक्टर बलबीर को क्या बयान दिया? गीता ने अपना बयान दोहरा दिया। सुनने के बाद राजन बोला, आप चिंता न करें, हम आपके पति के हत्यारे को तलाश करने की कोशिश करेंगे। पर्स में से नोटों की गड्डी निकालकर गीता राजन की तरफ बढ़ाती हुई बोली, इसे रख लो, इतने ही बाद में दूंगी।
हमारी तरफ से गरीबों में बांट दीजिएगा, हम रुपये नहीं लेते। उसने रुपये पर्स में रखे, फिर विदा लेकर चली गई। राजन ने इकबाल की तरफ देखा, जो मासूमियत की सूरत बना बैठा था। फिर बोला, एक गैर औरत यहाँ बैठी थी, फिर भी तुम बदतमीज़ी कर रहे थे। इस बदतमीज़ी की सज़ा तुझे अवश्य मिलेगी। राजन ने जैसे ही घुसा था ना, इकबाल ने नारा लगाया, सल्लो जी बचाना। कहने के साथ ही उसने सलमा की तरफ छलांग लगा दी और उसकी गोद में गिरा। फिर दोनों कुर्सी से लुढ़क गए। सल्लो जी, इकबाल ने मासूमियत से पूछा, चोट तो नहीं आई? सचमुच बहुत बदतमीज़ हो, सलमा ने कहा और उसे बालों से पकड़कर उठाया। फिर खींचती हुई राजन के पास ले आई और बोली, इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुमने बाल खींचकर इसे सज़ा दे दी, इतना ही काफ़ी है। सज़ा तो अब सल्लो जी को भी मिलेगी, इकबाल बोला। मुझे क्यों? तुमने मेरे मुलायम व खुशबूदार बाल खींचे हैं, मैं तुम्हारे मोटे व बदबूदार बाल खींचूंगा। कहने के साथ ही इकबाल ने सलमा के बालों को पकड़कर झटक दिया और वो चलकर दूर जा खड़ा हुआ। सलमा ने कमर पर दोनों हाथ रखे, फिर गुर्राते हुए बोली, तुमने मेरे बाल खींचे हैं? हाँ। मेरे बाल मोटे व बदबूदार हैं? हाँ। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। इक्को, सलमा ने दांत पीसते हुए कहा, फिर पंजे फैलाकर उस पर झपटी। इकबाल भागा, सलमा उसके पीछे दौड़ी। फिर लौंड के उन्होंने 2 चक्कर लगाए। पहले इकबाल आकर कुर्सी पर बैठा, फिर सलमा उसकी बगल में आकर बैठ गई। दोनों बुरी तरह हाफ रहे थे। राजन अखबार पढ़ने के साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। सलमा गुर्राती हुई बोली, अब भागो। भागते क्यों नहीं? अब हिम्मत नहीं रही? तुम मेरा मुंह नोच सकते हो? बहुत बदसूरत लगोगे। जिसने मुझे पसंद करना था कर लिया, किसी और ने मुझे पसंद नहीं करना। तुमने मेरे बालों को मोटा हुआ बदबूदार कहा था, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अपने शब्द वापस ले लो, समझौता हो जाएगा। चलो जी, इकबाल उसकी तरफ झुकता हुआ बोला, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम व खुशबूदार हैं। सच? तुम्हारी कसम। ओह माय डियर इक्को, तुम कितने अच्छे हो। इसी क्षण से दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू। राजन मुस्कुराता हुआ बोला, तो तुम दोनों की दोस्ती हो गई? दोस्ती तो हमारी थी ही, सलमा बोली। इस समय और पक्की हो गई। इसी खुशी में मैं सर श्यामलाल हत्याकांड का केस तुम दोनों को सौंपता हूँ। और तुम क्या शोभा के साथ गिल्ली डंडा खेलोगे? इकबाल उसे घूरता हुआ बोला। शोभा एक केस के सिलसिले में श्यामनगर गई है, मुझे उसकी सहायता के लिए वहाँ जाना है। तब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, ज़रूर जाओ, सलमा बोली। इस तरह तुम्हारी शब्बों का अकेलापन भी दूर होगा। सलमा, तुम भी बकवास करने लगी। अगर तुम इसे बकवास कहते हो तो मैं ऐसी बकवास बार बार करूँगी। ज़रूर करो, लेकिन इस केस को हल करना ना भूलना। मैंने गीता से वादा किया है, राजन ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। मोटरसाइकिल इकबाल ड्राइव कर रहा था। सलमा पिछली सीट पर उसकी कमर में हाथ डाले बैठी थी। कहाँ जा रहे हो? सलमा ने पूछा। इंस्पेक्टर बलबीर अंकल के पास, जबकि हमें मिसेस गीता के पास जाना चाहिए। इस केस के बारे में थोड़ी ही जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके पास जाएंगे। शायद तुम्हें नहीं मालूम, इस केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर बलबीर भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो, लेकिन उससे पहले होटल ताज में चलकर एक एक कप गरम गरम कॉफ़ी पियेंगे। सलमा ने विरोध नहीं किया। थोड़ी देर बाद दोनों होटल में बैठे हुए थे। वेटर ने करीब आकर पूछा, ऑर्डर प्लीज़। 2 कप कॉफ़ी विद क्रीम, सलमा ने ऑर्डर दिया। वेटर चला गया। इकबाल सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। इक्को, सलमा ने पूछा, उधर क्या देख रहे हो? सीढ़ियों से उतरने वाले जोड़े को देख रहा हूँ। हाँ, औरत ने चिड़िया के घोंसले की तरह बाल बनाए हुए हैं और किसी फैशनेबल औरत की तरह घुटने तक स्कर्ट पहनी हुई है। चेहरे पर जमकर मेकअप किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उस औरत को कहीं देखा है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम औरतों को ही देखते रहते हो। जब तुम साथ में नहीं होती तो मैं यही काम करता हूँ। मैं थप्पड़ मार दूंगी बाद में। पहले उसके साथ वाले मर्द को देखो और उसे पहचानने की कोशिश करो। अरे, ये तो विलियम डेविस है।
मेकअप में भी मैंने उसे पहचान लिया है। अब तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो। बाद में मारूंगी। इस समय क्यों नहीं? मैं विलियम को देख रही हूँ। कह तो इस तरह रही हो जैसे हमेशा मर्दों को ही देखती रहती हो। मेरी तोप मुझ पर ही चला रहे हो। बाद में तुमसे निपटूंगी। वेटर आ रहा है। वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। सलमा तब तक उन्हें देखती रही जब तक मुख्य दरवाजे से वो दोनों बाहर नहीं निकल गए। सलमा ने एक घूंट कॉफ़ी का भरा, फिर बोली, अब बताओ, क्या तोप चला रहे थे? बड़ा बुरा ज़माना आ गया है। क्यों? लड़कियां चाहें एटम बम चला लें, लेकिन लड़के अगर तोप क्या लेमन जूस की गोली भी चला दें तो आँख दिखाने लगती हैं। और अगर सुंदर हो तो एटम बम से घायल होने के बाद भी दर्द नहीं होता, इकबाल ने मासूमियत से कहा। सलमा हंस पड़ी, फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगे। क्या सोच रहे हो? सलमा ने पूछा। सोच रहा हूँ इस शहर पर कोई मुसीबत आने वाली है। क्यों? विलियम जहाँ भी प्रकट होता है वहाँ हंगामा व हत्याएं शुरू हो जाती हैं। मैं जानती हूँ, वह बहुत खतरनाक अपराधी है। यहाँ भी अवश्य किसी खास मकसद से आया होगा। और उसके साथ जो औरत थी, ऐसा लग रहा है उसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। जबकि वह औरत गीता थी, श्यामलाल की पत्नी। विधवा के रूप में दोनों ने उसे देखा था। मॉडर्न औरत के रूप में एक झलकी वे देख पाए थे, इसलिए पहचान नहीं सके थे। वेटर ने जब इकबाल से जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ विलियम यानी फ्रेंच कट दाढ़ी वाला ताज होटल के कमरा नंबर 30 में ठहरा है। फिर बिल चुकाकर दोनों बाहर आ गए। अब कहाँ चल रहे हैं? सलमा ने पूछा। थाने। सलमा उचक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और किक मारकर इंजन चालू कर दिया। फिर बोली, बैठो। अरे, मेरी सीट पर क्यों बैठ रही हो? अरे, तुम सल्लो बनकर पीछे और मैं इकबाल बनकर आगे बैठूंगी। जल्दी बैठो वरना थप्पड़ पड़ जाएगा। थप्पड़ के डर से तुम्हारी गलत बात भी माननी पड़ेगी, इकबाल ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। सलमा ने खिलखिलाकर हंसते हुए मोटरसाइकिल की गति दे दी। फिर जब वह गति बढ़ाती गई तो इकबाल ने घबरा कर उसकी कमर में अपनी दोनों बाजू लपेट दी। झटके से नीचे गिरने से बचने का इस समय यही उपाय समझ में आता है। इस तरह तुम्हारे साथ मैं भी गिर पड़ूंगी। भूल गई, हमने वादा किया था, मरेंगे एक साथ, जिएंगे एक साथ, फिर क्यों ना गिरें भी एक साथ। सलमा हंस पड़ी। बलवीर ने दोनों का स्वागत करा। बैठने के बाद इकबाल ने पूछा, अंकल, आपके प्यारे प्यारे चेहरे पर 4 बज रहे हैं, क्या बात है? यह परेशानी की निशानी है, सलमा झट से बोली। चलो ने ठीक कहा, आप परेशान नजर आ रहे हैं। कल रात सर श्यामलाल की हत्या हो गई थी, उसी केस की जांच कर रहा हूँ। शायद परेशान इसलिए हैं कि वह कत्ल का केस आत्महत्या में बदल गया। तुम्हें कैसे मालूम? चलो जी, बता दो। लाश के पास जो रिवॉल्वर मिला था वह श्यामलाल का था, सलमा ने बताया, और उस रिवॉल्वर पर श्यामलाल की उंगलियों के निशान थे। यही तो पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ? आपने मिसेस गीता को पहले बताया उनके पति कत्ल कर दिए गए हैं, फिर बताया उन्होंने आत्महत्या की है। हाँ, इसलिए उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं रहा, इकबाल ने कहा। इसलिए वह हमसे सहायता मांगने आई थी। तो फिर गीता क्या सोचती है? बलवीर ने पूछा। गीता के विचार से उसके पति की हत्या की गई है। शक मेरा भी यही है। मेरा विचार है कि हत्यारा उस हत्या को आत्महत्या का केस साबित करना चाहता है, इकबाल बोला। हुआ यूं होगा, हत्यारे ने किसी तरह श्यामलाल का रिवॉल्वर प्राप्त कर लिया होगा, उससे श्यामलाल की हत्या की, फिर अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उनकी उंगलियों के निशान रिवॉल्वर पर लिए और रिवॉल्वर वहीं फेंक दिया। फिर अलमारी की तलाशी ली और अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के बाद वह चला गया। इस भाग में इतना ही। इस भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी सुनते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।